हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल रहमान डीएन एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम इतिहास का कुछ फैक्ट लेके आया हूं। और इतिहास में यह है प्राचीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो थोड़ा सा हम लोग पहले इतिहास पर फोकस करते हैं कि इतिहास है क्या, इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है और इसका अर्थ क्या होता है। थोड़ा सा आओ इसको देखते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखो, पहली बार हम दिखाते हैं तुमको कि इतिहास क्या है। तो आओ देखो इतिहास क्या है। एक बात तय मानना, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है इति और दूसरा शब्द है हास। इति मीन्स होता है ऐसा ही, और हास मीन्स होता है हुआ होगा। क्लियर? हुआ होगा यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसको इतिहास कहते हैं। तो कैसा हुआ होगा भाई? तो एक दो पॉइंट नोट कर लेना। पहला, अपने अतीत के बारे में जानने के लिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। क्लियर? अगर अतीत के बारे में जान रहा है तो इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। इसको अंग्रेजी में लिखना है तो टू नो अबाउट आवर पास्ट, that is called history. क्लियर? हिस्ट्री। दूसरा कथन है या दूसरा तथ्य है, वैसी प्रक्रिया जो सृजनात्मक हो या विध्वंसात्मक न हो के अध्ययन जिस शास्त्र में किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ नोट करने वाली है। पॉइंट है कि मान लीजिए कि ये सृजनात्मक मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव, और विध्वंसात्मक मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। तो वैसे समय के बारे में बात किया जाए जहाँ से इस मानव की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे यह मानव होमोसेपियंस हुआ और उसे अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आई और धीरे धीरे आविष्कार हुआ और वस्तुओं को आवश्यक समझने लगा, और इस समय एक जगह पर मानव रहने लगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सृजनात्मक। शुरू से प्रक्रिया प्रारंभ हुई और उसी के द्वारा मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। विध्वंसात्मक कहते हैं कि जैसे प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी युद्ध हुए जिससे दोबारा दोहराया नहीं गया, या कुछ परिवर्तन फेज ऐसा रहा जो कि वैसा परिवर्तन फेज कभी आया नहीं, इसीलिए विध्वंसात्मक प्रक्रिया न हो, इसी का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ये आपका रहा बेसिक इतिहास के बारे में। और अब आओ आप इतिहास का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। अब इतिहास का जो वर्गीकरण करते हैं हम, इतिहास का जो वर्गीकरण करेंगे वह करेंगे मुख्य रूप से इतिहास का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन प्रकार से करते हैं हम।
पहला हो जाएगा प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। दूसरा हो जाएगा आदि इतिहास, आदि इतिहास। और तीसरा हो जाएगा इतिहास। क्या? इतिहास। अगर इसे अंग्रेजी में देखेंगे ये हो जाएगा प्री हिस्ट्री, ये हो जाएगा प्रोटो हिस्ट्री, और ये हो जाएगा हिस्ट्री। क्लियर? अब देखिए, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री ये दोनों अनुमान के ऊपर आधारित हैं। किसके ऊपर आधारित है? अनुमान के ऊपर आधारित है। और ये जो है, जहाँ से इतिहास शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत के ऊपर आधारित है, या लिखित लिपि के ऊपर भी आधारित है। और ये जो है आपका प्राक इतिहास, इस समय लिपि तो थी ही नहीं, न लिपि थी, बस अनुमान के ऊपर मान लिया गया कि जो उस समय पत्थर मिले या आर्म्स मिले, हथियार, या छोटे छोटे हथियार मिले या बड़े बड़े हथियार मिले, या उस समय कुछ वस्तुएं मिली जिससे प्राक इतिहास के बारे में अध्ययन किया जाता है। और अध इतिहास का शाब्दिक अर्थ हुआ कि इस समय लिपि तो थी, लिपि तो थी, लेकिन पढ़ी नहीं गई। क्लियर? पढ़ी नहीं गई। अब प्राक इतिहास है, प्राक इतिहास को अध्ययन करते हैं हम लोग 3 भाग में बांटकर, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अध इतिहास को भी हम लोग 3 भाग में बांट के अध्ययन करते हैं। हड़प्पा से पहले, हड़प्पा, हड़प्पा के बाद। इतिहास का भी अध्ययन हम लोग 3 भाग में करते हैं। इसका भी अध्ययन हम लोग 3 भाग में करते हैं, प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, और बीच वाला पार्ट मेडाइवल हिस्ट्री या मेडाइवल मध्यकालीन इतिहास। ये रहा केवल आपका परिचय। बाकी सबको एक एक करके प्रॉपर वे में, इसके लिए हम लोग अलग से एक अलग वीडियो बनाएंगे आपके लिए। आओ अब प्रश्न देखते हैं, जो प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। आओ देखा जाए। ये प्रश्न है, ये प्रश्न है प्राचीन इतिहास से ही, प्राचीन इतिहास से ही। अब प्रश्न देखो कितना शानदार है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबसे बड़ा चीज ये है कि ये जानेंगे कि महावीर स्वामी थे कौन। तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है साधु। क्लियर? पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपका, इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म महावीर स्वामी का? 540 BC में। क्लियर? और थोड़ा सा इनके व्यक्तिगत परिचय के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम जो था वर्धमान था। माता का नाम क्या था? माता का नाम त्रिशला था।
पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम राहुल था। बेटी का नाम क्या था? बेटी का नाम अनुनज्या प्रियदर्शनी था। और एक और व्यक्ति इनमें शामिल थे जो इनके दामाद थे, उनका नाम क्या था? जमाली। ये रहा उनका व्यक्तिगत परिचय। और उनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था 540 बीसी में। ठीक है, कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली के निकट है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब इसमें ऑप्शन में एक और चीज है, यह है लुम्बिनी। लुम्बिनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान है। क्लियर? इनका जन्म जो हुआ था, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था 468 बीसी में लुम्बिनी नामक गांव में। लुम्बिनी नामक गांव में। क्लियर? और बाकी जो संगीता है, भांडवपुरा है, ये कोई विशेष स्थान नहीं रखता है। तो पहला प्रश्न का आंसर जो है आपका कंप्लीटली हो गया। क्या हो गया आपका? कुंडग्राम। आओ इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? अब देखो, वैश्य, इसका तो आंसर हो जाएगा वैश्य। लेकिन ये देखो, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। इन सभी का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ और भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म हुआ और जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ और तलवों से शूद्र का जन्म हुआ। तो बताया गया खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करते थे तब वैश्य कहलाते थे। अब देखना, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं जी? तो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसमें 3 वेद का निर्माण हुआ। कौन 3 वेद है? तो यजुर्वेद है, उसके बाद सामवेद है, और उसके बाद अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अगर पूछेगा, सबसे बाद का वेद तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद है, यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अब देखना, यजुर्वेद में बलिदान की चर्चा की गई है। बलिदान की चर्चा की गई। सामवेद संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो हुआ ये आपका हो जाएगा वैश्य और क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र के बारे में हम बताए हैं अभी। जस्ट इसको देखना ध्यान से और नोट करना। और नेक्स्ट देखा जाए, संत नामदेव किस राज्य से संबंधित थे? संत नामदेव जो है, इसमें ऑप्शन में है महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक और तमिलनाडु। यानी कि संत नामदेव किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित थे। संत नामदेव कहाँ से संबंधित थे? महाराष्ट्र से।
संबंधित थे। और नेक्स्ट देखते हैं अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। सबसे बड़ी चीज है कि विक्रमशिला ये है कहाँ, तो आप इसको जानो कि विक्रमशिला जो है भागलपुर में है। अब भागलपुर कहाँ है, वो बिहार में है। विक्रमशिला जो है भागलपुर बिहार में है। अब देखो ऑप्शन दिया है अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, धर्मपाल और बिंबिसार। तो इसमें अशोक तो होगा ही नहीं, इसलिए एक अशोक जो था यह है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था, सबसे प्रतापी राजा था, शासक था। और चंद्रगुप्त प्रथम देख लो, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। हालांकि गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को कि इन्होंने गुप्त समोत की शुरुआत कराई। क्या कराई? गुप्त समोत की 319 एडी में शुरुआत कराई। आओ अब देखो ये दो ऑप्शन तो यही छाट दिए हम। अब बच गया धर्मपाल और बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में कहा जाता है यह हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश का प्रथम शासक था। क्लियर? अब बच गया क्या इसमें? केवल धर्मपाल बच गया। तो धर्मपाल जो था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ये किस वंश का था? ये पाल वंश का था। पाल वंश का क्षेत्र कहां तक था? बंगाल तक था, बंगाल एवं बिहार। अब देखिए पाल वंश का संस्थापक कौन होगा? तब पाल वंश के संस्थापक होंगे गोपाल। और धर्मपाल जो थे सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे प्रतापी शासक थे। क्लियर हो गया होगा आप? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, वर्तमान में भागलपुर बिहार में स्थित है। आओ देखते हैं ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा है। ईसा मसीह का जन्म स्थान कौन सा है? अब देखो इसमें ऑप्शन देके थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है। बेथलेहम, सिपोरिया, यरूशलेम, नाजरेथ। अब देखो बेथलेहम जो है ना, बेथलेहम एक छोटा सा कस्बा शहर का नाम है। यरूशलेम जो है ना थोड़ा सा बड़ा शहर का नाम है। लेकिन बेथलेहम के अंतर्गत एक नाजरेथ नामक स्थान था, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। और सिपोरिया कोई विशेष नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नाजरेथ में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब देखो ईसा मसीह के जन्म के बाद को बोलते हैं हम लोग एडी, और जन्म के पहले को बोलते हैं हम लोग बीसी। याद रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद को बोलते हैं एडी और जन्म के पहले को बीसी कहा जाता है। नेक्स्ट आओ देखते हैं। अगला है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तब देखो बात जानो, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। पहले एक बात जानो कि विश्व में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। विश्व में मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो थोड़ा सा इस हिस्ट्री से, इतिहास से हल्का मूड करो बायो की तरफ, बायोलॉजी की तरफ। तो मानव की उत्पत्ति जो हुई, तो पहली बार इस पृथ्वी पर 4 तत्व विद्यमान थे। कौन कौन तत्व विद्यमान थे? कार्बन,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? ये 4 तत्व विद्यमान थे। ये चारों तत्व जब रिएक्शन किए तो ये CH4 बना, यह H2O बना, ये NO2 बना, ये O3 बना, या किसी के साथ जाकर संयोग कर गया तो H2O जो ये बना ना, जल बन गया। तो जल से उत्पत्ति होती है प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म समझना थोड़ा ध्यान से, जीव द्रव्य की। क्लियर? और जीव द्रव्य से उत्पत्ति होती है सेल की, यानी कोशिका की। कोशिका से उत्पत्ति होती है टिश्यू की, टिश्यू यानी ऊतक की। और ऊतक से उत्पत्ति होती है किसकी? ऑर्गन की। और ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन बॉडी। तो यहाँ 2 प्रश्न है। एक है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला। दूसरा प्रश्न है कि मानव का उत्पत्ति विश्व में कहाँ से हुई? तो जल से हुई। कहाँ से हुई? तो जल से हुई। अब देखो इसमें नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पहाड़ी में जल कहाँ से आएगा? शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नदी का नाम है नर्मदा। तो नर्मदा के आसपास जो घाटी होगा तो जल उसमें उत्पत्ति, जल उसमें पाया जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा, नर्मदा घाटी में भारत में पहली बार मानव का साक्ष्य मिला। मानव का साक्ष्य मिला। क्लियर? अब जब नदी का क्लास कराएंगे ज्योग्राफी में तो पूरा नर्मदा नदी के बारे में बता देंगे, नीलगिरी पहाड़ियाँ बता देंगे इंडियन ज्योग्राफी में, शिवालिक पहाड़ियाँ बता देंगे और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ बता देंगे। ऐसे जान लो कि नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है ये तमिलनाडु में है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है यह हिमालय की अंतिम पहाड़ियाँ हैं। अंतिम पहाड़ी है, यानी इसके बाद मैदान का विस्तार स्टार्ट या शुरुआत हो जाती है। नल्ला मलाई पहाड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है बाबू, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसके बारे में चर्चा हम 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो देखो, चाणक्य तो होगा नहीं। चाणक्य की जब बात आएगा तो मौर्य आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य तो होगा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने 240 AD से लेकर 280 AD तक के बीच में गुप्त वंश की स्थापना की। क्या किया? गुप्त वंश की स्थापना की। अब देखो, गुप्त वंश किसके लिए जाना जाता है? तो गुप्त वंश में रूपक नामक सिक्का चांदी का चलाया गया। रूपक नामक सिक्का चांदी का चलाया गया और चलाने वाला जो राजा था वह चंद्रगुप्त सेकंड था। एक और चीज है गुप्त वंश का। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा, गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा, 2 राजा थे प्रतापी राजा। एक थे समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और दूसरा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न रहते थे। और फाहियान जो था चीनी यात्री, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही आया था। तो इस वंश का संस्थापक कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ये हो जाएंगे, समझिए कि मौर्य वंश के पहला शासक। चाणक्य के बारे में जानिए रहे आप लोग। चाणक्य का अन्य नाम भी है चाणक्य, विष्णुगुप्त,
एवं कौटिल्य। कौटिल्य। अब देखो, विष्णुगुप्त की भी उपाधि बहुत राजाओं ने प्राप्त किया। जैसे अगर पूछा जाए कि विष्णुगुप्त की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला राजा कौन था, तब विष्णुगुप्त की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसे एक और उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की यह भी उपाधि भारतीय इतिहास में 14 राजाओं ने प्राप्त किया। 14 राजाओं ने प्राप्त किया। पहला चंद्रगुप्त द्वितीय था और अंतिम जो होगा विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त करने वाला वो हो जाएगा हेमू। नाम सुने होंगे, हेमू के बारे में बता देता हूं मैं। यह पानीपत का द्वितीय युद्ध जो लड़ा था, तो एक तरफ हेमू था और दूसरे तरफ अकबर के सेनापति बैरम खान थे। कौन थे? बैरम खान थे। हालांकि इस युद्ध में हेमू की हार हुई और अकबर के सेनापति बैरम खान की जीत हुई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। और नेक्स्ट देखते हैं, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जी या जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग नहीं होगा, ये आगम होगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये 3 है। ये 3 है। एक है विनय पिटक, एक है सूत पिटक और एक है अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। वेद जान ही रहे हैं, वेद कितना है? 4 है। पहला वेद सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है। ठीक है, ऋग वेद है जिसमें 10 मंडल 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ है। और उसके बाद का वेद तो बतेबे किया अभी जस्ट कि उसके बाद का वेद है अजुर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन साहित्य क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट आओ, दाओज लिहदिंग नौपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है असम में। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। यानी बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के जो नृत्य है उसका एक रूप है। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है छम। क्या? छम। नेक्स्ट आओ, महिला भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ के तहत किया गया है? महिला बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ के तहत किया गया है? भिक्षुनी विभंग, ये बौद्ध ग्रंथ है, इसी द्वारा महिला भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आओ, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? संस्कृत में उसे कहा जाता है सिंधु। क्या कहा था संस्कृत में? सिंधु। अब देखो, इंडस से आया है यानी कि सिंधु का नाम इंडस अंग्रेजी में कहा जाता है। यह नदी है, यह नदी है प्राचीन नदी है। प्राचीन नदी है। प्राचीन नदी है।
क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। यह निकलती कहाँ से है? निकलती है मानसरोवर से, यानी कि तिब्बत से। गिरती कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में। एक सभ्यता भी है जो कि भारत का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से, पूरी दुनिया के प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड है 2350 बीसी से 1750 बीसी। हालांकि एक टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। जब पार्टिकुलर हर एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे तो उसको हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां भी बताएंगे आपको। और नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से प्रारंभ किया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब देखो, बोध गया। यहां तो ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो गई। ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हुई। श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश दिए। सर्वाधिक उपदेश दिए, ऐसे ही हो गया। अब देखो, राजगीर। राजगीर में प्रथम बार बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया 483 बीसी में, यानी महात्मा बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद। और बच क्या गया इसमें? सारनाथ। तो सारनाथ जो है बनारस, उत्तर प्रदेश में ही धर्म चक्र परिवर्तन दिया गया था। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब होता है, मतलब ये होता है कि पहली बार 5 साधुओं को, यानी 5 साधकों को ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया, और इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया? सारनाथ। और नेक्स्ट देखते हैं, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह किया गया है? तो हम तो बताए थे, ऋग्वेद प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है। लेकिन अथर्ववेद जो है, यह जादू टोना, पाप वशीकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अब देखो, 3 वेदों को त्रयी कहा गया है। 3 वेदों को त्रयी कहा गया है। त्रयी कहा गया है। त्रयी कहा गया है। 3 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। इन तीनों वेदों को त्रयी कहा गया है। और नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? अब देखो, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो हम बताए थे कि यह चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यह वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक था। वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भी बहुत सारा नाम है इनका। सक्रोपम की उपाधि भी इन्होंने धारण किया। श्रीगुप्त प्रथम शासक,
गुप्त वंश के। अब महाराजा धीराज की उपाधि, राजाओं महाराजा धीराज, यह उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था? यह वैशाली है। क्लियर? वैशाली है जो एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था। नेक्स्ट देखो आओ, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासक के साथ जुड़ा है? ऐहोल शिलालेख, ये ऐहोल जो शिलालेख है यह मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। अब देखिए, विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर और अशोक, इसका आंसर जो हो जाएगा यह पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ये पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल शिलालेख से संबंधित थे और ऐहोल शिलालेख की रचना इन्हीं के समय में की गई। अब प्रश्न आता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के शासक थे? तो यह चालुक्य वंश के शासक थे। चालुक्य वंश के शासक थे। ये तो जानिए रहे कि मौर्य वंश के शासक थे, अकबर मुगल वंश के शासक थे। ये विक्रमादित्य उपाधि है जो हमने बताया है कि इतिहास में 14 राजाओं ने अपने नाम के आगे लगाया। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे जादुई सूत्रों तंत्र मंत्र की पुस्तक भी कहा जाता है? बात सेम है, अथर्ववेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? अब देखो, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता थे उस समय इंद्र थे। इनका प्रयोग 250 बार किया गया है, यानी कि 250 सूक्तों का समर्पण इन्हें था। क्लियर? अग्नि को 250 सूक्तों का समर्पण था। विष्णु का प्रयोग बाद में किया जाने लगा। पशुपति का प्रयोग होने लगा उत्तर वैदिक काल में। और सिंधु घाटी की सभ्यता में पशुपति महाराज की या भूपति महाराज की पूजा की जाती थी। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है? तो एक बात जान लेना, ये हमने बताया है आपको, ये सारा कुछ अनुमान के ऊपर आधारित है। लगभग में किसी किताब में देता है, मान लीजिए कि इतिहास का प्रारंभ 5 लाख BC से, किसी में वर्ल्ड हिस्ट्री जब या वो विश्व का इतिहास पढ़िएगा तो 26 लाख BC से होगा। क्लियर? तो मध्य पाषाण युग, तो इसको हम लोग बांटते हैं पहले 3 भाग में। तो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और एक होगा क्या? नवपाषाण युग। अब देखो, पूरा पाषाण काल को बांटेंगे हम लोग तो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक, 10,000 BC तक लगभग में आएगा। मध्य पाषाण काल को बांटेंगे तो 10,000 BC से लेकर 7,000 BC या 6,000 BC तक आएगा। जब नवपाषाण काल को बांटेंगे तो 6,000 BC से लेकर 3,000 BC तक आएगा। अब देखो कितना शानदार ये परिवर्तन का काल रहा मानव के लिए। धीरे धीरे तो मानव होशियार हो जाएगा, विकास होगा, आवश्यकता किसी वस्तु की होगी तो आविष्कार होगा, और जब इस आविष्कार होगा तब मानव होमोसेपियंस होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10,000 BC से 7,000 BC। और नेक्स्ट देखते हैं, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है।
बोले तो किस पीढ़ी का है, ये किस पीढ़ी का है? तो एक बात जान लो, षष्ठम पीढ़ी का है, यानी छठा पीढ़ी का है, छठा पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष, एक राजा थे बंगाल के, गौड़ नरेश, गौड़ नरेश, गौड़ नरेश। शशांक ने इसे कटवा दिया था, कटवा दिया था। क्लियर? तो बौद्ध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो षष्ठम पीढ़ी का है, छठा पीढ़ी का है। और नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्तिक कलाओं से संबंधित है? अब देखो, पंचतंत्री कथाएं, पेंटामेरॉन की कथाएं, हितोपदेश की कथाएं, इसका आंसर हो जाएगा जातक की कथाएं। जातक की कथाएं अजंता, ये गुप्त शासकों से संबंधित है, बौद्धों के द्वारा, बौद्धों द्वारा निर्मित कथा है जातक कथाएं। अजंता की गुफा, अजंता को कोई नहीं जानता, इसका मतलब गुप्त शासकों ने बनाया था। अब जातक कथा किससे संबंधित? जातक कथा ही संबंधित है, अब समझ जाना कि बौद्ध से, बौद्ध से। नेक्स्ट आओ, भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर यहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बिहार के गया में स्थित है, यानी बोध गया में स्थित है, बिहार में स्थित है। और नेक्स्ट, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? एक बात जान लो, मिलिंद पन्हो जो है यह बौद्ध स्थल नहीं है, बौद्ध का एक मठ नहीं है, बुद्ध का एक नाम नहीं है, बौद्ध पाठ है। बौद्ध पाठ यानी कि यह एक शास्त्र है। यह मिलिंद पन्हो में ही नागसेन, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े प्रवर्तक थे, नागसेन एवं मिलिंद पन्हो एवं नागसेन एवं मिनांडर एक राजा थे, मिनांडर शासक के बीच वार्ता हुई है, यानी कुछ बातचीत हुआ है। इसका भी वर्णन इसी बौद्ध पाठ में किया गया है। नेक्स्ट आइए, सारनाथ में पाई जाने वाली मौर्य स्तंभ राजधानी को किस रूप में जाना जाता है? मौर्य स्तंभ राजधानी को किस रूप में जाना जाता है? तो देखते हैं इसको, इस शेर के राजधानी के रूप में जाना जाता है। क्लियर? शेर के राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आओ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? अब देखो, इसमें कंफ्यूजन वाला बात क्या है, इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय तो होगा नहीं, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश का शासक था, स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश का शासक था, समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का शासक था। क्लियर? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का शासक थे, बताए भी हैं। स्कंदगुप्त गुप्ती वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे, और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी राजा थे। इसका आंसर जो होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मगध के नंद वंश के राजा को उखाड़ फेंका था? कौन सा राजा को उखाड़ को फेंका था भाई? यह राजा था धनानंद। धनानंद नंद वंश का प्रतापी राजा था। नंद वंश का संस्थापक जो था वह महापदाम नंद था। अब देखिए, इसमें जो है इसका आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य के मदद से मगध के नंद वंश के शासक को उखाड़ फेंके थे चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य के यह प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का अन्य नाम भी मिलता है विष्णुगुप्त, इनका अन्य नाम मिलता है कौटिल्य,
इनका अन्य नाम मिलता है, तो इसका आंसर जो होगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। अब देखो एक और प्रश्न पूछता है कि नंद वंश जो था इसी के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर एलेक्जेंडर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में। कब किया था? 326 बीसी में। और 323 बीसी में कंप्लीट रूप से नंद वंश का विनाश हो गया और विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में पाटलिपुत्रा में स्थापित हो गई। और उस समय जो विस्तार था भारत का, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, काबुल कंधार मकरान हेरात तक था, जो वर्तमान में अभी अफगानिस्तान का क्षेत्र है, थोड़ा बहुत ईरान का क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था, इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। और नेक्स्ट देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? अब देखो एक बात जान लो, उस समय की बात है जब 2350 बीसी से 1750 बीसी तक के समय हो रहा था। उसी समय हड़प्पा का विकास हुआ। हालांकि इसकी खोज तो 1921 में हुई। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। क्लियर? लेकिन विकास जो है इसका हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का 2350 बीसी से 1750 बीसी तक हो चुका था। अब एक बात और जानिए, पहली धातु जो खोजी गई वह थी कॉपर। कॉपर खोजी गई। कब खोजी गई कॉपर? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। इसका पीरियड कब से कब तक हम बताए थे? तो इसका पीरियड हो जाएगा 6000 बीसी से 3000 बीसी तक। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ, ये 3000 बीसी तक तांबा आ गया था। ये समय कब का है? 2350 बीसी से 1750 बीसी तक। तो तांबा के साथ साथ कांसा का भी तो प्रयोग होने लगा होगा। कांसा का साथ साथ और भी कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग करके औजार हथियार बनाए जाने होंगे। अब देखो, तांबा के साथ साथ कांसा का भी प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में होने लगा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन की सभ्यता कहा गया। क्लियर? कांस्य युगीन की सभ्यता कहा गया। तो औजार बनाने के लिए किया जाता था, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा तांबा हो जाएगा। क्लियर? तांबा हो जाएगा। इसका प्रयोग लोहे के खोज जो हुआ ये उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल का पीरियड हम बताए थे कि आपको 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक था। ठीक है? अब रहा बात सोना और चांदी, इसका भी बाद में प्रयोग होने लगा और वस्तुएं बनने लगी। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है। अब देखो, पाणिनि सबसे प्राचीन विद्वान थे। प्राचीन विद्वानों में एक थे। इनका एक पुस्तक है संस्कृत व्याकरण। क्लियर? संस्कृत व्याकरण और पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखी गई यह प्रसिद्ध कृति है, इन्हीं के है। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है, अष्टाध्यायी पुस्तक यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है और इसमें 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितनी महाजनपदों की हो? 22 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। लेकिन 16 ही महाजनपद है। 16 ही महाजनपद वर्तमान में है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है भगवती सूत्र, जो जैन ग्रंथ है, एवं
अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। और 16 महाजनपदों में तो सबसे प्रतापी महाजनपद मगध था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत व्याकरण। और नेक्स्ट देखते हैं। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? एक बात जान लो, जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध के जीवन से संबंधित बात कही गई है और बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन किया गया है। क्लियर? आओ आगे देखते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? अब देखो एक बात जान लो। अब सबसे बड़ा चीज है कि सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब आओ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बना? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद राजा कौन बना? अशोक। अशोक के बाद राजा कौन बना? जालौक। जालौक के बाद राजा कौन बना? संप्रीति। संप्रीति के बाद राजा कौन बना? दशरथ। दशरथ के बाद राजा कौन बना? अंतिम शासक बृहद्रथ। और इसी की हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली। शुंग वंश की नींव डाली। अब देखो, और सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक कितने वर्ष कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर विजय प्राप्त की? यह 261 BC पर कलिंग पर अटैक किए थे। इनका राज्याभिषेक जो हुआ था 269 BC में हुआ था। तो समय कितना हो गया? 8 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट है कि बिंबिसार कहाँ का शासक था? अभी हमने बताया आपको कि यह मगध के प्रथम राजवंश जो था, हर्यक वंश के संस्थापक थे। हर्यक वंश के संस्थापक थे। और मगध के कुछ प्रमुख राजवंश को देखते हैं, जैसे हर्यक वंश। हर्यक वंश, इसमें प्रमुख राजा जो थे यह बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आए। अजातशत्रु के बाद उदयन आए। उदयन के बाद नागदशक आए। उदयन ने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की। बिंबिसार ने राजधानी राजगृह को बनाया। बिंबिसार ने राजधानी गृहब्रज को बनाया। अजातशत्रु ने राजगृह को राजधानी बनाया। और नागदशक जो था अंतिम शासक था। और इसी नागदशक को इसके सेनापति कालाशोक ने लोगों के बीच चरित्रहीन घोषित करके और इसे राज से निकलवा दिया और स्वयं शिशुनाग वंश की स्थापना की, या नागवंश की स्थापना की। और विशाल शिशुनाग वंश का राजा स्वयं शिशुनाग बना। इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार कहाँ का शासक था? कहाँ का हो जाएगा? मगध का हो जाएगा। एक इसमें ऑप्शन है तक्षशिला। यह प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम विश्वविद्यालय है। यह पूरे विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना भरत तक्ष ने लगभग 800 BC के आसपास की। क्लियर? आओ आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतवावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। तो बौद्ध धर्म के मतवावलंबियों के लिए काटकर बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं। कहाँ है एलिफेंटा गुफाएं? हो वर्तमान में महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट आओ देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। त्रिरत्न मतलब तीन रत्न क्या है जैन धर्म के, एक बात जान लेना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न या त्रिपिटक, जैन धर्म के त्रिरत्न सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यानी सही दिशा में विश्वास रखना, सही दिशा में विश्वास रखना, सही ज्ञान की प्राप्ति करना और सही आचरण होना, ये जैन धर्म के त्रिरत्न को दर्शाता है। अब बताओ, उस समय इस बात पर जोर दिया गया कि आपका आचरण सही होना चाहिए, आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपको ज्ञान सही दिशा में प्राप्त होनी चाहिए। और यह बात लगभग 2000 साल पहले की है। ज़्यादा ही होगा, 4000 साल पहले के हो जाएगा, 4000 या 5000 साल पहले का हो जाएगा, बहुत पहले की बात है ये। उस समय इस बात पर जोर दिया गया। वर्तमान में भी इस बात पर अगर जोर दिया जाए और सही रूप से विश्वास किया जाए तो समझ जाइए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कठिन नहीं है। अगर विश्वास के साथ पढ़ें, सही आचरण रखें और सही दिशा में ज्ञान प्राप्त करें तो आसानी से कोई भी बड़ा से बड़ा कंपटीशन आसानी से क्रैक किया जा सकता है और उसे हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आओ, यहूदी मेनुहीन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? एक वाद्य यंत्र है, यह वायलिन से संबंधित है, वायलिन से संबंधित है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो एक बात जान लो, कोई भी धर्म प्राचीन काल में राजा का संरक्षण में रहा तब जाके वह धर्म आगे बढ़ा। राजा का संरक्षण प्राप्त हुआ, उसके जितने भी अनुयायी हुए उसके लिए प्रचार प्रसार करने लगे, तब जाके वह धर्म आगे बढ़ा। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क हो जाएगा। अब कुषाण वंश के बारे में थोड़ा बहुत देखो। कुषाण वंश जैसे भारत पर अटैक जब होगा ना, भारत पर जब आक्रमण होगा तो सबसे पहला आक्रमणकारी होंगे हिंद यूनानी, उसके बाद होंगे शक, उसके बाद होंगे पहलव, उसके बाद होंगे कुषाण। क्लियर? तो हिंद यूनानी, शक, पहलव और तब जाके कुषाण। और कुषाण वंश में बौद्ध धर्म का संरक्षक जो होंगे कनिष्क होंगे। ये कुषाण वंश का जो शासक था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो कुजुल कड़फिसस ने किया था। कुजुल कड़फिसस ने किया था। और इसी का दूसरे शाखा ब्रांच यानी दूसरे ब्रांच का जो संस्थापक थे कनिष्क थे। आओ नेक्स्ट देखते हैं, कौटिल्य के बारे में देखबे किए हैं। कौटिल्य विक्रमादित्य एक ही नाम है, चाणक्य का। अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में चावल हुयुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? अब देखो, चावल नहीं है, चताल है। ये चताल है, चताल हुयुक। अब ये कहीं ना कहीं हो ना हो खेती के बारे में बता रहा है। तो खेती की प्रारंभ तो जब मानव एक स्थान पर रहेगा, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आएगी, पशुपालन प्रारंभ करेगा, तब जाकर धीरे धीरे ज्ञान खेती की भी उसे आएगी। तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई। हालांकि कृषि की शुरुआत तो हो गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन जो जागरूकता आया, हल का प्रयोग प्रारंभ हुआ या हल के साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का जो विधि प्रारंभ हुई, तो वह नवपाषाण काल में हुई। ये चताल हुक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था नवपाषाण काल में। आओ नेक्स्ट देखते हैं, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? एक बात जान लो, ये वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन। राजवर्धन वर्धन वंश के थे, प्रभाकर वर्धन ये भी वर्धन वंश के राजा थे। और इसी के एक फेमस राजा थे, प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन
जो अभी कुछ लोग देखे होंगे या जानते होंगे, महाकुंभ का आयोजन 1 महीना 2 महीना पहले कराया गया था प्रयागराज में। तो महाकुंभ की शुरुआत ही हर्षवर्धन ने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। ये प्रत्येक 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद की आयोजन करता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिससे होता क्या था कि 1500 के आसपास साधु और 3000 के आसपास जो त्रावणकोर से, केरल से पंडा आते थे, वह भोजन करते थे और इसी प्रयागराज में स्नान करते थे। एक और फैक्ट जानो हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री आया था, वेनसांग आया था। चीनी यात्री वेनसांग आया था। अब आया कब था ये? 629 में आया, 647 तक रहा और चला गया। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद संयुक्त रूप से क्या कहलाएगा? तो वेद त्रयी कहा गया और कहा गया कि इन तीनों वेदों की रचना हो ना हो कहीं ना कहीं देवताओं के द्वारा रचित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और एक वेद जो बचा, जो अथर्ववेद है, वह अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित किया गया, रचना की गई। नेक्स्ट आओ देखते हैं। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि किसके द्वारा लिखा गया? उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। इन्हीं का है। बाणभट्ट का रत्नावली है, बाणभट्टियम है और उसके बाद समझ जाओ कि हर्षचरित ही है। कम्बन है, जीन सेन है, दांडी है, ये अलग अलग नाम है। जिससे कम्बन के बारे में पता चलेगा कि ये तमिल साहित्य के लेखककार थे, तमिल साहित्यकार थे। और दांडी ये भी लेखककार थे, प्राचीन काल के ये भी लेखककार थे। इसका आंसर जो हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सबसे पहले एक बात जानो कि शुंग वंश का पहला राजा कौन था? शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? ये था पुष्यमित्र शुंग। तब ना अंतिम होगा जी। तो अंतिम जो हो जाएगा इसका राजा देवभूति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? देवभूति हो जाएगा। ये शुंग वंश प्रथम ब्राह्मण राजवंश था, प्रथम ब्राह्मण राजवंश था। ये बौद्ध के विरोधी थे, बौद्ध विरोधी थे। क्लियर? ये बौद्ध विरोधी थे। और नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? बोलन दर्रे के पास स्थित है। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तब मेहरगढ़ हो जाएगा। सबसे प्राचीनतम स्थल है मेहरगढ़। आओ आगे देखते हैं। ये चिरांद जो है ना, चिरांद बिहार में है। चिरांद बिहार में ये नौपाषाण कालीन वस्तुओं के लिए, नौपाषाण काल की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? कोल्डिहमा चावल का साक्ष्य मिला था। चावल के प्रथम साक्ष्य मिला था। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। यजुर्वेद, इसको हम बताएं हैं अभी कि इसमें बलिदान की चर्चा है। ऋग्वेद प्रार्थनाओं का उल्लेख है। अब रह गया, बच गया मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट आओ देखते हैं। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है कि क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था।
तो एक बात जान लो, यह समय कब का है, तो यह समय है 600 BC, यानी कि 1000 BC से 600 BC, 1000 BC से लेकर 600 BC तक के बात है, जब लोहे का आविष्कार हो गया। तो जब लोहे का आविष्कार हो गया, अब तो व्यवस्थाएं बदलने लगी, कृषि में उत्पादन बढ़ने लगा, तो मध्य पूर्व के पूरे दुनिया में इसका इस्तेमाल होने लगा। तो किसके जगह इसका प्रयोग किया जाने लगा, तो कांसा की जगह इसका प्रयोग किया जाने लगा। कांसा किसका मिश्रण है जी, टीन एवं तांबा की। आओ नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था। एक बात जानना, यह जो राजा थे बिंबिसार थे। इसी जीवक को अवंती के राजा, अवंती एक महाजनपद है, अवंती के राजा चंड प्रदोत जब पांडुरोग से ग्रसित था, पांडुरोग यानी कि पीलिया, अरे महाराज जॉन्डिस से ग्रसित थे, तो इस जीवक को भेजा गया था कहाँ, अवंती के राजा चंड प्रदोत को ठीक करने के लिए। तो आंसर इसका हो जाएगा किसके दरबार से संबंधित था, तो दरबार में रहते थे जीवक, रहते थे बिंबिसार के, लेकिन चंड प्रदोत को ठीक करने के लिए अवंती के राजा थे। उदयन जानिए राय हर्यक वंश के राजा थे, हर्यक वंशीय राजा थे। चंड प्रदोत प्रसेनजीत बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी के रूप में अधिकारी को क्या जाना जाता था। तो एक बात जान लो, हस्ताध्यक्ष तो होगा नहीं, इसलिए हस्ता का मतलब हो गया हाथ वाला। पत्याध्यक्ष तो होगा नहीं, अश्वाध्यक्ष हो सकता है या रथाध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को जाना जाता था, तो रथाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। एक बात जानो, अब बुद्ध के मृत्यु हो गई कहाँ, कुशीनगर में। कब, 483 BC में। अब जैसे 483 BC में हुई, एक संगोष्ठी बुलाई गई कि आगे कैसे बौद्ध धर्म को चलाया जाए, किस प्रकार इसमें जागृति आएगी कि लोग इससे ज़्यादा जुड़ेंगे। उसी को आगे बढ़ाने के लिए संगीतियाँ का आयोजन किया गया। और प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ, प्रथम बौद्ध संगति यह 483 BC में राजगीर में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ यह 383 में वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ 255 BC में पाटलिपुत्रा में हुआ। और अंतिम जो चतुर्थ बौद्ध संगति है ये 98 AD या प्रथम शताब्दी कुंडलवन कश्मीर में हुआ। अब यह स्थान रहा। और राजा जानते हैं कौन था। तो पहला के लिए था अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश के थे, हर्यक वंश के थे। दूसरा के थे कालाशोक। कालाशोक किस वंश के थे, शिशुनाग वंश के थे। शिशुनाग वंश के थे। तीसरा का था जो पाटलिपुत्र में हुआ वह अशोक के समय हुआ। अशोक किस वंश के थे, तो यह मौर्य वंश के थे। और चौथा जो हुआ यह कनिष्क के समय में हुआ
कनिष्क कुषाण वंश के थे। अब और थोड़ा सा इसको देखते हैं। आओ, इसमें अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता किसने किया? महाकश्यप ने किया। किसने? महाकश्यप ने। इसकी अध्यक्षता जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने किया? सभाकामी ने किया। और उसके बाद से जो तीसरी अध्यक्षता थी इसको किसने किया? मोखली पुत्र तीस ने किया। किसने किया? मोखली पुत्र तीस ने किया। और चौथा जो था वह वसुमित्र, यहां लिख देते हैं इसको। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र या उपाध्यक्ष अश्वघोष ने किया। यहां से प्रश्न आता है, एक प्रश्न निश्चित इससे आता है, इसको नोट कर लेना अपने नोटबुक में। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे अधिक जो है ये गुप्त वंश के शासकों का योगदान है। पार्थियन, कुषाण और हिंद यूनानी, ये तीनों भारत पर अटैक करने वालों में हैं। जैसे कहा जाता है कि HSP हिंद यूनानी, शाक, पहलव या पार्थियन और ये कुषाण। क्लियर? तो भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? गुप्त वंश का है, गुप्तों का है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण मंदिर का मतलब ये हुआ कि बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति हम बताएं अभी 483 BC में कुशीनारा नामक स्थान पर, जो वर्तमान का कुशीनगर हो गया है, हुआ था। क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। सारनाथ में बताए भी थे कि सारनाथ में पहली बार 5 साधकों को ज्ञान दिए तो धर्म चक्र प्रवर्तन का। श्रावस्ती में बताए थे कि सर्वाधिक उपदेश दिए। बोध गया में बताए थे कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। और नेक्स्ट देखते हैं, किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? किसे भारत का नेपोलियन कहा गया? अब देखो एक बात जानो, ये सब दिया है गुप्त वंश के राजा। समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश के थे, ये भी गुप्त वंश के थे जिनका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय है। स्कंदगुप्त भी गुप्त वंश के थे और चंद्रगुप्त प्रथम भी गुप्त वंश के थे। अब देखो, भारत का नेपोलियन कहा तो गया समुद्रगुप्त को, लेकिन क्यों कहा गया? तो इसका अर्थ यह होता है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 12 राज्यों और दक्षिणावर्त के 9 राज्यों को पराजित किए। इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें नेपोलियन कहा। ये दिमाग में मत रख लेना कि ये समुद्रगुप्त थे गुप्त वंश के, और नेपोलियन जो थे 1815 के आसपास नेपोलियन था। नेपोलियन का टैग होता है, नेपोलियन रहने वाला था फ्रांस का रहने वाला था। इसी के समय में जो फ्रांस का था, वाटरलू का युद्ध हुआ था। 1815 में, उसमें नेपोलियन की जीत हुई थी। कुछ किताब में आता है कि नेपोलियन की हार हुई थी, लेकिन भारत का टैग मिलाइन है समुद्रगुप्त को कि भारत का नेपोलियन
कहा जाता है। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित था? तो प्रारंभिक जो वैदिक काल है, वर्ण व्यवस्था जो आधारित था, यह व्यवसाय के ऊपर आधारित था। वर्ण व्यवस्था का मतलब हुआ क्लास सिस्टम। यानी जो वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण, लड़ने वाले क्षत्रिय, व्यवसाय करने वाले वैश्य और कुछ न करने वाले शूद्र। तब व्यवसाय के आधार पर आधारित था। क्लियर? अब आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये रहा आपका प्राचीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आगे भी ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।